Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kuswant Singh Hada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 5 which is Type of Computer. Type of Computer का इस वीडियो में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन इन वन वीडियो टाइप ऑफ कंप्यूटर का ये रहने वाला है। अगर आपने आज आज तक कभी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में या फिर कंप्यूटर साइंस को कभी भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के थ्रू टाइप ऑफ कंप्यूटर को इजीली अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो एकदम डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है। और माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट टाइप ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली टाइप ऑफ कंप्यूटर को समझते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप होता है वो है बेस्ड ऑन पर्पस, जिसमें दो कंप्यूटर आते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इसमें 3 कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। फोर्थ थर्ड जो टाइप होता है वो है बेस्ड ऑन सर्विसेज, इसमें 3 कंप्यूटर आते हैं, सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल। बेस्ड ऑन पावर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 5 टाइप होते हैं कंप्यूटर के, सुपर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ठीक है। इन सबको हम अच्छे से डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। और हम जो इस टॉपिक को कवर करेंगे इसको इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से अच्छे से ए वन बाई वन सारे कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ते हुए डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं जो हम यूज में लेते हैं, यानी कि हमारा जो लैपटॉप होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। आप हमारे कंप्यूटर में या आप अपने कंप्यूटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो क्यों होता है, तो ये जो पर्सनल जो कंप्यूटर होता है वो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। उधर ही स्पेशल कंप्यूटर की बात करें, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की बात करें, तो ऐसे कंप्यूटर्स जो किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है एटीएम मशीन, वेदर फोरकास्टिंग, इसरो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कौन सा कंप्यूटर होता है तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए एटीएम मशीन कौन सा कंप्यूटर होता है तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग कौन सा कंप्यूटर होता है तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं वो किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि किसी स्पेशल वर्क, यानी किसी वन स्पेसिफिक वर्क के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। आपको पता है एटीएम मशीन जो होती है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होती है, ठीक है। एटीएम मशीन में हम पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि ये जो है स्पेशल वर्क के लिए बनाई गई मशीन है, ठीक है। तो स्पेशल वर्क, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर्स यूज में लिए जाते हैं वो किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो एटीएम मशीन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल कंप्यूटर किसका उदाहरण उदाहरण है तो जनरल पर्पस कंप्यूटर का। अगर आपसे एटीएम मशीन के बारे में पूछा जाए तो एटीएम मशीन जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि मेनी टास्क दे दे, अगर आपसे पूछा जाए मेनी टास्क करने के लिए कौन से कंप्यूटर बनाए जाते हैं तो जनरल पर्पस कंप्यूटर। और वन स्पेसिफिक टास्क के लिए कौन से कंप्यूटर होते हैं तो वो होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो मेनी टास्क इक्वल्स टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, वन स्पेसिफिक टास्क इक्वल्स टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि ताप, दाब, बहाव में डेटा को प्रोसेस करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। आप इसको बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। यानी कि तापमान जो है, तापमान को आप इस तरीके से समझेंगे, तापमान कभी 35 है, कभी 36 है, कभी 37 है, कभी 38 है, ठीक है, कभी 40 है, कभी 45 है, कभी 50 है। तो ये क्या है, लगातार चेंज हो रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में उन राशियों को रखा जाता है जो लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे तापमान हो गया, ठीक है, दाब हो गया, बहाव हो गया, तो क्या है लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है।
तो ऐसे कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटीज में यानी कि ताप दाब बहाव में डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसका उदाहरण है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर किस किस कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। स्पीडोमीटर आपसे पूछा जाए तो स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। और अगर आपसे मल्टीमीटर के बारे में पूछा जाए, मल्टीमीटर कौन से कंप्यूटर का उदाहरण है, तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करी। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली आप इसको समझेंगे। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट्स में डेटा को प्रोसेस करते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। उदाहरण के लिए डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल वॉच आदि। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर में क्या होता है, जब यूजर उसमें इनपुट देता है तो वो एक डिजिट्स में इनपुट देता है। ठीक है, और उनको प्रोसेस भी डिजिट्स में किया जाता है और आउटपुट भी डिजिट्स में ही जनरेट होता है। ठीक है, तो डिजिटल कैलकुलेटर जो है डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। डिजिटल वॉच भी डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, और जो हम जो कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, तो इन उदाहरण को एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं बेसिकली? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को इनपुट में लेकर डिजिट्स में आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, जिसका बेस्ट उदाहरण है पेट्रोल पंप वाली मशीन, बीपी मशीन। ठीक है, पेट्रोल पंप वाली मशीन जब हम देखते हैं तो पेट्रोल पंप वाली मशीन क्या करती है बेसिकली, जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो उसका जो पेट्रोल का जो फ्लो होता है उसका मेजरमेंट एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। जबकि जो उसकी प्राइस और जो उसका कितनी क्वांटिटी उसमें भरी गई है पेट्रोल, तो वो जो शो होता है, जो वो डिजिट्स में शो होता है। तो हाइब्रिड क्या हो गया, एक तरीके से मिक्स हो गया एनालॉग प्लस डिजिटल का। तो एनालॉग में तो मेजरमेंट हो रहा है और आउटपुट किस में जनरेट होता है, डिजिट्स में जनरेट हो रहा है। तो ये कौन सा कंप्यूटर हो गया, यानी कि पेट्रोल पंप वाली मशीन कौन सा कंप्यूटर हो गई, तो वो हो गई हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को इनपुट में लेकर डिजिट्स में आउटपुट जनरेट करते हैं वो होते हैं एनाल हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड इक्वल्स टू एनालॉग प्लस डिजिटल। ठीक है, तो ये हमने बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी के बारे में बात करी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन सर्विसेज। बेस्ड ऑन सर्विसेज में तीन कंप्यूटर आते हैं। फर्स्ट जो कंप्यूटर आता है वो है सर्वर, सेकंड है क्लाइंट, थर्ड है टर्मिनल। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि सर्वर इक्वल्स टू सर्विस प्रोवाइडर। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो एक रिसोर्स यानी कि एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उन कंप्यूटर्स में से एक जो कंप्यूटर होता है सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसको सर्वर बोला जाता है। और अदर्स जो कंप्यूटर होते हैं उनको क्लाइंट क्लाइंट कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर क्या करता है बेसिकली, क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज देता है, और सर्विस क्लाइंट जो कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली सर्वर कंप्यूटर से सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सर्वर होता है, जो नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटर्स को अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, किसी नेटवर्क को बनाने में कम से कम दो कंप्यूटर की जरूरत होती है, जिनमें से एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है और दूसरा सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कम से कम दो कंप्यूटर्स होंगे तभी नेटवर्क का निर्माण होगा, और एक जो कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट कंप्यूटर होगा और दूसरा जो कंप्यूटर होगा वो होगा सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, और ये दोनों कंप्यूटर मिलके नेटवर्क का निर्माण करेंगे। ठीक है, सर्वर क्या है बेसिकली, सर्विस प्रोवाइडर है। सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज देगा, क्लाइंट कंप्यूटर क्या करेंगे, सर्वर कंप्यूटर से सर्विसेज लेंगे। ठीक है, सर्वर पर काम करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का पालन किया जाता है, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स का पालन किया जाता है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में नेटवर्क को शेयर करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रोटोकॉल्स को, तो प्रोटोकॉल्स आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्वर को जो है बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फाइल सर्वर, मेलिंग सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर। ठीक है, ये 5 टाइप होते हैं सर्वर के, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। फाइल सर्वर, मेलिंग सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर। ठीक है, वन बाय वन इनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। फाइल सर्वर क्या
सो बेसिकली फाइल सर्वर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। फाइल सर्वर की अगर हम बात करें तो फाइल सर्वर क्या होता है? ऐसा सर्वर जो विभिन्न फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि ऐसा सर्वर जो फाइल्स को डाउनलोड करता है और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, वो कौन सा सर्वर होता है? वो होता है फाइल सर्वर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल्स भेजना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपलोडिंग। और सर्वर से लोकल कंप्यूटर पर फाइल्स भेजना डाउनलोडिंग कहलाता है, ठीक है। आप इसको इस माइंड मैप के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इस मैप के माध्यम से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पीसी से अगर कोई फाइल्स को बाहर भेजा जाता है तो वो कहलाता है अपलोडिंग। और पीसी के अंदर अगर किसी फाइल्स को वापस लाया जाता है तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग, ठीक है। आप बेसिकली इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि किसी भी गूगल ड्राइव प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर किसी फाइल्स को भेजते हैं, तो अपने कंप्यूटर से बेसिकली अपनी फाइल को उस सर्वर पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब वो सर्वर पर वो फाइल जा रही है तो अपने कंप्यूटर से कहाँ जा रही है? बाहर की ओर जा रही है, तो क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। और सर्वर से जब अपन अपनी फाइल्स को वापस अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है? वो फाइल अपने कंप्यूटर में वापस आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? डाउनलोडिंग, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर से जब भी कोई फाइल बाहर जाती है तो वो कहलाता है अपलोडिंग। और अपने कंप्यूटर से जब भी कोई फाइल अपने कंप्यूटर में आती है, यानी कि सर्वर से अपने कंप्यूटर में आती है, तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप इससे इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे अपलोडिंग पूछे तो अपनी फाइल यानी कि अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल बाहर की ओर जाती है वो अपलोडिंग। और कंप्यूटर में अगर अंदर की ओर कोई फाइल आ रही है तो वो कहलाएगा डाउनलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एफटीपी सर्वर और एफटीपी प्रोटोकॉल और एसएफटीपी प्रोटोकॉल। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, काफी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एफटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएफटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी वर्किंग क्या होती है, तो इनको आप अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में कि एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली फाइल सर्वर पर एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, इसलिए इसे एफटीपी सर्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल सर्वर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो वो काम करता है एफटीपी। और एफटीपी सर्वर जब फाइल सर्वर पर काम एफटीपी प्रोटोकॉल फाइल सर्वर पर जब काम करता है तो इसे क्या बोला जाता है? यानी कि फाइल सर्वर को क्या बोला जाता है? एफटीपी सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली क्या काम करता है? ये फाइल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का जो काम किया जाता है वो एफटीपी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और अगर सिक्योर तरीके से फाइल ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज लिया जाता है उसका नाम है एसएफटीपी। इसका नाम है सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिक्योर तरीके से फाइल ट्रांसफर करने के लिए एसएफटीपी सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो ये दो प्रोटोकॉल है जो कि फाइल सर्वर में यूज में लिए जाते हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एसएफटीपी सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमने फाइल सर्वर के बारे में अच्छे से बात करी। नेक्स्ट जो हमारा सर्वर है वो है मेलिंग सर्वर। तो मेलिंग सर्वर को पढ़ते हैं। ऐसा सर्वर जो ईमेल से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। ईमेल से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रदान करता है वो कौन सा सर्वर होता है? वो होता है मेलिंग सर्वर, ठीक है। हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में, ईमेल क्या होती है। तो ईमेल को आप अच्छे से समझेंगे। ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईमेल से। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। इन्वेंटेड कब की गई थी? तो 1971 में इसको बनाया गया था। और इन्वेंटेड बाय रे टॉमलिंसन यानी कि रेमंड टॉमलिंसन, ठीक है। कई बार एग्जाम में रे टॉमलिंसन दिया जाता है, कई बार एग्जाम में रेमंड टॉमलिंसन दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम अगर आपसे पूछे जाए तो किससे रिलेटेड है? ईमेल से रिलेटेड है, ठीक है। ईमेल को किसने बनाया था? तो रे टॉमलिंसन ने बनाया था, रेमंड टॉमलिंसन ने बनाया था। 1971 में इसको बनाया गया था, ठीक है। ईमेल इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि कोई संदेश डिजिटल रूप में किसी रिसीवर को भेजा जाता है तो इसे ईमेल कहते हैं, ठीक है। ईमेल क्या होती है? यदि कोई संदेश डिजिटल रूप में किसी रिसीवर को भेजा जाता है तो इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल के सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जैसे मेरी आप ईमेल देख सकते हैं, kushwant1616 @gmail.com।
तो ये जो gmail.com जो है ये डोमेन नेम है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। gmail.com जो आप देख रहे हैं, gmail.com क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। और कुशवंत1616 जो है ये यूजर नेम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एट द रेट जो है, एट द रेट क्या काम कर रहा है, तो ये सेपरेटर है यानी कि विभाजक है, इन दोनों को ये विभाजक कर रहा है। और एट द रेट से पहले वाला जो है वो है यूजर नेम, और एट द रेट से बाहर वाला जो है वो है बाद वाला, वो है डोमेन नेम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यूजर नेम क्या होता है, जो एट द रेट से पहले वाला जो पॉइंट होता है, पहले वाली जो लाइन होती है वो होता है यूजर नेम, और एट द रेट के बाद जो होता है वो होता है डोमेन नेम, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट के साथ डॉट .exe और डॉट .bin को अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। डॉट .exe फाइल क्या होती है, डॉट .bin फाइल क्या होती है, ये जब हम मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे फाइल एक्सटेंशंस के बारे में समझेंगे, तो वहाँ पे आपको ये वहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डॉट .exe क्या होती है यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, डॉट .bin क्या होता है तो बाइनरी फाइल होती है, ठीक है। आप अभी इतना ध्यान रखेंगे कि ईमेल अटैचमेंट के साथ डॉट .exe और डॉट .bin को अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपोज क्या करता है, नई ईमेल बनाता है। इनबॉक्स में क्या किया जाता है, उसमें रिसीव्ड ईमेल्स को रखा जाता है। सेंट और आउटबॉक्स को आपको अच्छे से समझना है। सेंट में क्या होता है, भेजी जा चुकी ईमेल्स को रखा जाता है, और आउटबॉक्स में जो है भेजे जा रहे ईमेल्स को रखा जाता है, यानी कि जो प्रोसेस में ईमेल रहते हैं उनको आउटबॉक्स में रखा जाता है, जबकि जो सेंड हुए हुए यानी कि डिलीवर्ड हुए हुए ईमेल्स रहते हैं उनको सेंट पे रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस हो रहे हैं ईमेल्स को उनको आउटबॉक्स में रखा जाएगा, और जो सेंट हो चुके हैं यानी कि भेजे जा चुके हैं यानी कि डिलीवर्ड हो चुके हैं, उन ईमेल्स को सेंट में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट में ईमेल बनाना पर भेजा नहीं, यानी कि ईमेल आपने बनाया पर भेजा नहीं, तो वो किस में रखा जाएगा, वो ड्राफ्ट में रखा जाएगा, ठीक है। स्पैम में उन ईमेल्स को रखा जाता है जो सस्पिशियस होती है, यानी कि सस्पिशियस ईमेल्स कहाँ रखी जाती है, स्पैम में। जंक ईमेल्स कहाँ रखी जाती है, स्पैम में, ठीक है। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है ट्राश। ये क्या होता है, ये ईमेल का रिसाइकल बिन होता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी फाइल्स को डिलीट किया जाता है वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, यानी कि रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स को कहाँ पर रखा जाता है कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में। उसी प्रकार से ईमेल जो होता है, ईमेल का भी एक रिसाइकल बिन होता है, उसे ट्राश बोलते हैं। ईमेल को जो भी ईमेल डिलीट की जाती है वो ट्राश में चली जाती है, और 30 दिन तक ड्राफ्ट किए गए ईमेल ट्रेस में रहते हैं, उसके बाद स्वतः रूप से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। 1 महीने यानी कि 30 डेज तक ड्राफ्ट किए गए ईमेल ट्रेस में रहते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली ईमेल की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करी। ईमेल को कब बनाया गया था, तो 1971 में रे टॉमलिंसन ने इसको बनाया था, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ ईमेल के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ ईमेल को हम समझते हैं। ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ईमेल के बेसिकली 5 पार्ट होते हैं, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। इसमें आप दो को याद रखेंगे, सीसी और बीसीसी, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो सीसी इक्वल्स टू कार्बन कॉपी और बीसीसी इक्वल्स टू ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी क्या होता है, तो सीसी कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, बीसीसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, ठीक है। सब्जेक्ट में हम ब्रीफ इंट्रो को लिखते हैं, जो भी ईमेल जिस टॉपिक से रिलेटेड होती है उसको सब्जेक्ट में लिखा जाता है, बाकी मैसेज में कंप्लीट कंटेंट को लिखा जाता है। उसके बाद बात की जाए तो टू में उन ईमेल पतों को लिखा जाता है जिनसे हमें जवाब चाहिए होता है, जबकि सीसी में लिखे गए ईमेल पतों से हमें जवाब नहीं चाहिए होता, ठीक है। यानी कि टू में लिखे गए जो ईमेल्स होते हैं उनसे हमें रिप्लाई चाहिए होता है, और सीसी में जो लिखे जाते हैं ईमेल उनसे हमें जवाब नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सामने वाले को जो रिसीवर होता है उसको केवल ईमेल सेंड होती है, और इससे रिप्लाई हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है। और उन्हें केवल ये बताया जाता है कि हमने किसी को ईमेल किया है, ठीक है। उसके बाद बात करें बीसीसी क्या होता है। बीसीसी में मल्टीपल ईमेल एड्रेस लिखे जा सकते हैं, केवल उन सभी ईमेल एड्रेस को अन्य ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देते, ठीक है। मान लीजिए आपको 100 स्टूडेंट्स को अपना अपना रिजल्ट अगर आपको सेंड करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको बीसीसी के थ्रू उस रिजल्ट को सेंड करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट को जब वो रिजल्ट प्राप्त होगा तो उसको अदर स्टूडेंट की जो है ईमेल शो नहीं होगी, ठीक है।
तो बीसीसी में मल्टीपल ईमेल एड्रेस लिखे जा सकते हैं, लेकिन केवल उन सभी ईमेल एड्रेस को अन्य ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल्स को समझते हैं। जैसे हमने फाइल सर्वर के प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, वैसे ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो क्या करता है, मेल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, ईमेल सेंड करता है, यानी कि आउटगोइंग मेल सर्वर होता है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है पीओपी थर्ड, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये ईमेल को रिसीव करता है, यानी कि ईमेल इनकमिंग मेल सर्वर होता है। थर्ड जो प्रोटोकॉल होता है वो है आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये ईमेल के कंटेंट को एक्सेस करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, वेब सर्वर के बारे में, तो वेब सर्वर क्या होता है, यह सर्वर विभिन्न वेबसाइट्स को स्टोर करता है। ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है, बेसिकली वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहां पर सारी वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और विभिन्न वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी वेबसाइट्स को देखते हैं तो उसमें एक होम पेज होता है, उसमें एक अबाउट का पेज होता है, उसमें एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है। ठीक है, तो वो सारे पेज मिलकर क्या करते हैं, एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। और इन वेबसाइट्स को जहां पर स्टोर किया जाता है, जिस कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, जिस सर्वर पर स्टोर किया जाता है, वो होता है वेब सर्वर। ठीक है, और वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज को जो है बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं HTML। HTML की फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए HTML क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए। और वेब पेज क्या होता है, वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। और वेबसाइट को कहाँ स्टोर किया जाता है, वेब सर्वर पर। ठीक है, HTML बेसिकली जब हम वेब डिजाइनिंग वाला हमारा पर्टिकुलर एक चैप्टर है उसको हम जब पढ़ेंगे, तो HTML को हम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, HTML एक लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यूजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए वेब ब्राउज़र नामक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वेब सर्वर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, वो होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जब हम देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, सफारी, गूगल क्रोम, ये सब क्या है, ये सब एक वेब ब्राउज़र्स है। और इनका उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्या करते हैं, बेसिकली यूजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम google.com को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं। तो गूगल क्रोम क्या होता है, बेसिकली गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी फाइल्स को अगर खोलेंगे या कोई भी वेबसाइट्स को हम खोलना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर का थ्रू ही हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यूजर वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेब सर्वर में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल कहाँ पर काम करता है, तो वेब सर्वर में काम करता है। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, वेब सर्वर में। ठीक है, तो वेब सर्वर में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS। ठीक है, S फॉर सिक्योर। ठीक है, यानी कि सिक्योर तरीके से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो काम करता है वो कौन सा होता है, HTTPS। ठीक है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल होते हैं जो वेब सर्वर में काम करते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सर्वर है वो है एप्लीकेशन सर्वर। इस सर्वर के द्वारा विभिन्न नई नई एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए इंटरफेस प्रदान किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर बेसिकली क्या करता है, जो भी नई नई एप्लीकेशंस होती है उनको जब डेवलप किया जाता है, उनका इंटरफेस प्रदान कौन करता है, वो करता है एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई भी बैंक की एक नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन है, तो उसको जब भी एक्सेस किया जाएगा यूजर के द्वारा, तो उसको इंटरफेस कौन प्रदान करेगा, वो एप्लीकेशन सर्वर प्रदान करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो सर्वर है वो है डेटाबेस सर्वर। ये ऐसा सर्वर है जो डेटाबेस से संबंधित सर्विसेज प्रदान करता है, यानी कि जितना भी जो भी डेटा होता है जो यूजर के द्वारा एक्सेस किया जाता है उन सबको स्टोर किया जाता है डेटाबेस सर्वर पर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, जो नई नई एप्लीकेशंस को विकसित करने या डेवलपमेंट करने के लिए जिस इंटरफेस को यूज जिस सर्वर को यूज में लिया जाता है उसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। और जो डेटा को जहां पे स्टोर किया जाता है सर्वर पर उसको डेटाबेस सर्वर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है क्लाइंट कंप्यूटर। तो किसी नेटवर्क में सर्वर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने वाला कंप्यूटर। ठीक है, तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, मैंने आपको जब सर्वर कंप्यूटर पढ़ाया था उस टाइम पे इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर मिलकर किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। और उन नेटवर्क में से एक जो कंप्यूटर होता है वो सबसे पावरफुल होता है, उसको सर्वर कंप्यूटर बोला जाता है। और अदर्स जो कंप्यूटर होते हैं उनको क्लाइंट कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर क्या करते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज देते हैं, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर क्या करते हैं, सर्वर कंप्यूटर से सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, और क्लाइंट कंप्यूटर को नोड या होप कंप्यूटर भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, नोड या होप कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है टर्मिनल। ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है, तो वो होता है टर्मिनल कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है उसे टर्मिनल कहते हैं। एक टर्मिनल में केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ही प्रयोग किया जाता है और सीपीयू का अभाव होता है। ठीक है, टर्मिनल कंप्यूटर में बेसिकली सीपीयू नहीं होता, इसलिए जो प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही वर्क करती है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड काम करता है और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर काम करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्मिनल, दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल की जो प्रोसेसिंग पावर है वो 0% होती है, जबकि इंटेलिजेंट टर्मिनल कुछ मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसके लिए इसमें कीबोर्ड के साथ स्पेशल चिप लगाई जाती है। डम टर्मिनल जो होता है उसकी प्रोसेसिंग पावर बिल्कुल जीरो होती है, यानी कि 0% इसकी टर्मिनल पावर होती है डम टर्मिनल की। जबकि इंटेलिजेंट जो टर्मिनल होता है वो कुछ मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और अदर जो डेटा है वो सर्वर के द्वारा प्रोसेस होता है। और कुछ डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंटेलिजेंट टर्मिनल में कीबोर्ड के साथ में एक स्पेशल चिप लगाई जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बेस्ड ऑन सर्विसेज के अकॉर्डिंग तीन कंप्यूटर को पढ़ा, सर्वर, क्लाइंट और टर्मिनल। ठीक है, तो हम अभी तक तीन टाइप्स को क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमारी टाइप थी वो थी बेस्ड ऑन पर्पस, सेकंड हमारी थी बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, थर्ड है बेस्ड ऑन सर्विसेज। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, बेस्ड ऑन पावर के अकॉर्डिंग पांच प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट होता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड वर्क स्टेशन, थर्ड मेन फ्रेम, फोर्थ मिनी, फाइव माइक्रो। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली सुपर कंप्यूटर को समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर होता है। इसे ऐसे कार्यों के लिए बनाया जाता है जिनमें बहुत अधिक गणनाएं यानी कि कैलकुलेशन कम समय में करनी होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को क्यों बनाया जाता है, जहाँ पे अधिक गणनाएं यानी कि अधिक कैलकुलेशन कम समय में करनी होती है वहां पे सुपर कंप्यूटर को बनाया जाता है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, तो फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल सीपीयूज प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पैरेलल प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को पैरेलल प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें एक से अधिक प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर इसमें लगाए जाते हैं, इसलिए सुपर कंप्यूटर को पैरेलल प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है सीडीसी साइबर 6600। इसको कब बनाया गया था, तो 1964 यानी कि 1964 में सीडीसी ने बनाया था। सीडीसी की फुल फॉर्म है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी साइबर 6600। कब बनाया गया, 1964। किसने बनाया, सीडीसी कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ये आप देख सकते हैं, ये है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 6600। ये पूरा सुपर कंप्यूटर है, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के जो चीफ थे उनका नाम था सेमूर क्रे। ठीक है, तो सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के चीफ सेमूर क्रे थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमूर क्रे,
क्यों बोला जाता है? ये सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के चीफ यानी कि डायरेक्टर थे। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये हमने बात करी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, अब हम बात कर रहे हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। ये एक पैरेलल मशीन थी। पैरेलल मशीन में आपको बता चुका हूँ, जिसमें एक से अधिक सुपर कंप्यूटर यानी कि एक से अधिक प्रोसेसर्स को लगाया जाता है, ठीक है, वो होती है पैरेलल मशीन। ये यानी कि परम 8000 कौन कौन सी मशीन थी? पैरेलल मशीन थी। परम 8000 को कब बनाया गया? 1991 में। किसने बनाया? सीडेक पुणे ने इसको बनाया, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सीडेक पुणे ने 1991 में परम 8000 को बनाया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जामिनर कभी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सीडीसी साइबर 6600। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम 8000। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है परम 8000 प्रोजेक्ट के जो चीफ है वो है विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर थे, ठीक है, इसलिए इन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन थे, तो वो थे विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? ये जो चीफ थे, ये परम 8000 सुपर कंप्यूटर के प्रोजेक्ट के चीफ थे, इसलिए इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमूर क्रे, और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भाटकर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो वो था EI कैप्टन, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 2024 में। इसकी स्पीड थी 1.7 हेक्साफ्लॉप्स। और EI कैप्टन को लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी USA के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसका निर्माण होलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस HPE ने AMD के साथ मिलकर किया था। AMD क्या है? AMD एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है। तो HPE ने AMD के साथ मिलकर EI कैप्टन को बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? तो 2024 में बनाया था। EI कैप्टन क्या था? ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। तो अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो EI कैप्टन। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC साइबर 6600। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ठीक है। ये आप देख सकते हैं परम 8000 की इमेज है, ये इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये EI कैप्टन है, EI कैप्टन की इमेज है, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है एरावत। एरावत को कब बनाया गया? इसको 2023 में बनाया गया था। किसने बनाया था? तो सीडेक पुणे ने इसको बनाया था। कंपनी का नाम था नेट वेब टेक्नोलॉजीज। और इसकी स्पीड थी 13 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था EI कैप्टन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत की सुपर कंप्यूटर सर्विसेज, ठीक है। तो भारत में कुछ कंपनीज है जो सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, उनमें से है यानी कि परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो सीडेक पुणे बनाती है, ठीक है। और अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो बार्क मुंबई बनाती है। और फ्लो साल्वन सीरीज के सुपर कंप्यूटर नाल बेंगलुरु बनाती है। और बेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO हैदराबाद बनाता है, ठीक है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाल बेंगलुरु नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, बार्क मुंबई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सीडेक पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो परम सीरीज कौन बनाती है? सीडेक पुणे। अनुपम सीरीज बार्क मुंबई, फ्लो सालोन सीरीज नाल बेंगलुरु, पेस सीरीज DRDO हैदराबाद, ठीक है। ये आप एरावत देख सकते हैं, जो कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। हमने बेस्ड ऑन पावर में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पढ़ा था, सुपर कंप्यूटर। और नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर जिनका उपयोग जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स और भारी यानी कि हेवी कार्यों को तेज गति से करने के लिए किया जाता है, उन्हें वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उन्हें प्रोसेस करते हैं, इसलिए इन्हें नंबर क्रंचियर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्क स्टेशन कंप्यूटर बेसिकली किस किस लिए काम में लिए जाते हैं, तो ये 3D इमेजेस जो होती है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग जो होती है, ठीक है, और साइंटिफिक जो रिसर्च जो जिन कंप्यूटर्स के द्वारा की जाती है वो होते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये बड़े बड़े सिटीज के जो मैप्स जो तैयार किए जाते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं।
तो ये जटिल और हेवी जो कॉम्प्लेक्स जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए जिन कंप्यूटर्स को बनाया जाता है वो होते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। और ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, नंबर क्रंचियर भी कहलाते हैं। नंबर क्रंचियर क्यों बोला जाता है, ये बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उन्हें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर इनके उपयोग की बात करें तो इनको सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में भी इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे बड़े और अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो एक साथ हजारों या लाखों यूजर्स का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, जो बड़े और अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। और ये बेसिकली जो है ये एक साथ हजारों या लाखों यूजर्स का डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली कहाँ पे यूज लिया जाता है, इनको बैंक्स में यूज लिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में बैंक में कौन से कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, बैंक में आपको पता है एक से अधिक यूजर्स डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो उन डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिन कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है उन कंप्यूटर को बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इस कंप्यूटर का स्ट्रक्चर और फ्रेम बहुत बड़ा होने के कारण इसे मेन फ्रेम या बिग आयरन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिग आयरन कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। क्यों होते हैं, यानी कि जो बिग आयरन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए इनको बिग आयरन भी कहा जाता है। और दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है मार्क वन। जब हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था उस टाइम हमने मार्क वन को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। और अगर आपने अभी तक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आप हमारे वीडियो से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को पूरे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो आप उनको एक साथ बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो मार्क वन, ठीक है। और इसका प्रयोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वर के रूप में किया जाता था, ठीक है। जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं मैंने आपको बताया बेसिकली बैंक्स में यूज में लिए जाते हैं, तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सर्वर के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। जैसे बैंक एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करता है जो एक साथ लाखों लोगों का डेटा संभाल सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है लाखों लोगों का डेटा संभाल सकते हैं, इसलिए बैंक के द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है, लास्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। ये एक मिड रेंज कंप्यूटर है जिसका प्रयोग किसी छोटी संख्या द्वारा सर्वर के रूप में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर एक मिड रेंज यानी कि मीडियम कैपेसिटी कंप्यूटर है जिसकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझेंगे, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जो हम घर में यूज में लेते हैं, हमारा जो पर्सनल पीसी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बैंक में यूज में लिए जाते हैं। तो बैंक मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के जो मिड रेंज में जो कंप्यूटर जो होता है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो होता है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अगर पूरे स्कूल या कॉलेज का डेटा संभालना हो तो कौन सा कंप्यूटर यूज में लिया जाएगा, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर को यूज में लिया जाएगा। और अगर पूरे बैंक या इंडियन रेलवेज का डेटा संभालना हो तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज में लिया जाएगा। यानी मिनी कंप्यूटर बीच वाला कंप्यूटर है, पीसी ना पीसी जितना छोटा है ना मेन फ्रेम जितना बड़ा है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा लास्ट टाइप होगा बेस्ड ऑन पावर में। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, बेसिकली डेली यूजेस वाले कंप्यूटर होते हैं। जो हमारे पर्सनल पीसी होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं, जो हमारे लैपटॉप होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल होने के कारण इसे माइक्रो प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर ऑन अ चिप कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और जिन्हें एक व्यक्ति द्वारा सामान्य कार्य के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि जो हमारे पर्सनल जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम पर्सनली यूज में लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लैपटॉप होते हैं उसको एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोमबुक, नोटबुक, अल्ट्राबुक, टैबलेट, फेबलेट और पामटॉप, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो पूछे जाते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप किसके उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे।
सो ये बेसिकली हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। ये हमारा ब्लूप्रिंट था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको। टाइप ऑफ कंप्यूटर में हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, बेस्ड ऑन सर्विसेज और बेस्ड ऑन पावर, ठीक है। तो ये हम पूरा अच्छे से टाइप ऑफ कंप्यूटर को इस वीडियो में अच्छे से बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक शेयर करें, ठीक है। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। और अगर आप इस पीडीएफ को इसी फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर इसको अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वी कवर्ड, अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं इस चैनल पे। हमने एफओसी को स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम इन वन शॉट, हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने 30 मिनट की क्लास थी, उसमें कंप्यूटर सिस्टम को एकदम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियर कर लिया था। उसके बाद यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के 4 पार्ट आए थे, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि फोर्थ जो यूनिट थी उसको हम अच्छे से कवर कर चुके थे पिछले वीडियोस में। और फिफ्थ यूनिट को आज हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, टाइप ऑफ कंप्यूटर को। और वॉच अवर एफओसी प्लेलिस्ट, अगर आपने हमारी एफओसी प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, अगर आपने इन कंप्यूटर्स यानी कि जो एफओसी की जो ये प्लेलिस्ट है इसको आपने अगर अभी तक नहीं देखा है, एफओसी को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ से आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। So thanks for watching. Like, share, subscribe Future Skills Computer Classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. Thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।